गाइज सो होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कोचिंग जो है वो 2 दिन के लिए हो गई है बंद, क्योंकि डीएम साहब का आदेश है तो हमने करना है पालन। लेकिन क्या है कि मौसम काफ़ी खुशगवार है, आज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो पढ़ने लायक मौसम था, पर क्योंकि डीएम साहब का आदेश है तो बाबू हम लोगों को पालन करना है। और गर्मी की छुट्टी है ये, पर मौसम में गर्मी है ही नहीं आज। खैर कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है कि ये 2-3 दिन जो छुट्टी मिली है, तो इसमें आप क्योंकि लेथार्जिक हो जाओगे थोड़ा सा, ठीक है। लेथार्जिक मतलब लेजी, सुस्ती। तो उससे होगा क्या कि आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, और फिर आपको जो है ना, वो जो पढ़ाई में थोड़ा बहुत हमने मेहनत करके इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करी है, वो हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, ऐसा ना हो। मैं आपको छोटी छोटी वीडियो के फॉर्मेट में मैं आपको कुछ मटेरियल दूंगा, जिसको आपको कंज्यूम करना है, आई मीन देखना है, बढ़िया से समझने की कोशिश करनी है, और वापस उसकी नोट्स भी प्रिपेयर करनी है। ओके, हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया। आपको मैंने कहा ये था कि माइटोकॉन्ड्रिया को अगर एक सिंगल देखा जाए तो उसको माइटोकॉन्ड्रियोन पढ़ते हैं। तो ये वाली बात हमारी हो चुकी थी डिस्कस। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, एक लाइन लाइन समझते हैं, है ना, क्योंकि अब यहाँ ऑनलाइन में कैसे ही क्या ही समझाऊँ, बोर्ड वगैरह है नहीं। तो कॉपी में जो भी चीज़ें लिखी हुई है मैं उसको बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लिखा हुआ, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। मतलब आपको ना माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए आपको उसको रंग करना पड़ेगा, स्टेन करनी पड़ेगी, स्टेनिंग करनी पड़ेगी आपको, उसमें कुछ कलर, स्पेसिफिक कलर डालनी पड़ेगी, तो आपको दिखेगा। क्योंकि साइज उसका बहुत छोटा होता है, और छोटा है, और आपको फिर वाइट अपीयरेंस लगेगा तो आपको नज़र ही नहीं आएगा। तो वही बात लिखने की कोशिश करिए यहाँ पर कि स्पेसिफिकली स्टेन्ड जब तक नहीं किया जाएगा, स्टेनिंग नहीं करी जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया आपको माइक्रोस्कोप से नज़र आने वाला नहीं है। कोई खास बात वैसे है नहीं, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस जानने के लिए जान लो। आगे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल्स। अब ये बात काफ़ी खास है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल मतलब अलग अलग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है। अलग अलग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, अलग अलग। और कह ऐसा रहा है, क्यों ऐसा होगा भाई, क्योंकि लिखा हुआ है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। जैसे मान जाओ मेरा मसल की कोशिकाएं हैं, मसल का जो सेल है, वहाँ पर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। एक्सरसाइज वगैरह खेलते हैं हम लोग, स्पोर्ट में भाग लेते हैं, तो क्या होगा कि वहाँ एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा होगी। एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा होगी तो एनर्जी बनाना भी ज़्यादा पड़ेगा। एनर्जी बनाएगा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, ज़्यादा। अब कोई सेल है बॉडी के अंदर जहाँ पर इतना एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, कम होगी। जैसे ब्रेन सेल का एग्जांपल लो आप। ब्रेन सेल हम लोग पढ़ाई करते हैं, कितना दिमाग लगाते हो आप, मतलब लगाते ही होगे, ठीक है। तो ब्रेन सेल जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब एनर्जी बहुत ज़्यादा क्योंकि कंज्यूम होगा, तो वहाँ एनर्जी बनाना भी ज़्यादा पड़ेगा। तो बनाएगा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए ब्रेन सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। टिपिकली शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है, सॉसेज शेप्ड या सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल आकार का होगा, या सॉसेज। सॉसेज मैंने दिखाया था आपको फोटो वगैरह क्लास में, है ना, खाने का जो डिश होता है। डायमीटर वगैरह देख लो, डायमीटर कितना रहता है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर इसकी होती है डायमीटर, मतलब चौड़ाई। और जिसकी लंबाई जो होगी वो होगी 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर तक। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया था, आगे डायग्राम भी दिखाऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं डायग्राम ही डायरेक्ट दिखा देता हूँ। ये जो थ्योरी लिखी हुई है ये सारी आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगी बातें। तो डायग्राम देख लेते हैं फटाफट से। तो ये है आपका, कहाँ गया, ये है डायग्राम। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है, तो आप देखो और समझने की कोशिश करो क्या लिखा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया में देखो डबल मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। बाकी इसमें देखोगे आप, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। तो अंदर वाला मेम्ब्रेन में कहीं कहीं आपको ऐसे इनफोल्डिंग दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पे इनफोल्डिंग दिखा है। इसको हम लोग क्रिस्टी कह रहे हैं, मतलब क्रिस्टी बहुत सारा को मिला के कहेंगे, और एक को हम लोग क्रिस्टा कहते हैं। तो क्या कहने का मतलब है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अंदर वाला मेम्ब्रेन अंदर की तरफ कहीं कहीं धंस जाता है, इनफोल्डिंग्स कहते हैं इसको हम लोग, जिसका नाम क्या होता है, क्रिस्टा। याद है, ऐसा बैक्टीरिया में भी होता था। तो बैक्टीरिया में अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन धंसा हुआ था उसको मैंने मीजोजोम नाम दिया था, और उसमें पिगमेंट था तो क्रोमैटोफोर बोला था, ठीक है। उसके अलावा आप देखो ध्यान से यहाँ, तो अब ये देखो, ये जो साइटोप्लाज्म वगैरह था रीजन, साइटोप्लाज्म वाला रीजन था, इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया।
सॉरी साइटोप्लाज्म में कह रहा हूँ, अरे यार मैट्रिक्स वगैरह जो है इसको दो पार्ट में बांट गया, एक तो आउटर वाला कंपार्टमेंट बन जाएगा, एक इनर वाला कंपार्टमेंट बन जाएगा। और इनर वाला कंपार्टमेंट को हम लोग कह रहे हैं मैट्रिक्स। क्या कह रहे हैं? मैट्रिक्स। यहाँ पर बहुत सारा सब्सटेंस पाया जाएगा, केमिकल सब्सटेंस पाया जाएगा, जिसको हम लोग टर्म दे रहे हैं मैट्रिक्स। ओके, और इसमें अपना इसका डीएनए होता है। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है और ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है। ऐसा डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जा रहा था, आपको अगर याद हो तो, ठीक है। उसके अलावा इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। और आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर भैया एक खूबसूरत बात मैं आपको दिखा रहा हूँ, और वो ये है, अरे यार ये क्या हो जा रहा है, और वो ये है, व्हाट इज़ हैपनिंग, और वो ये है कि भाई यहाँ पे आपको बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है इसमें आपको पोरिन्स नज़र आ रहा होगा, और लेकिन अंदर वाले मेम्ब्रेन में कहीं भी पोरिन्स नहीं है। तो पोरिन्स मतलब ये इससे कुछ होकर के जाएगा। आपको याद है ना, पंप हम लोग पढ़ते थे, चैनल पढ़ते थे, तो इससे कुछ कुछ होकर जाएगा, तो ये किसी के लिए परमिएबल हुआ। तो आप बताइए इनर और आउटर मेम्ब्रेन में ज़्यादा परमिएबल कौन है? ऑब्वियसली आउटर मेम्ब्रेन जो होगा वो ज़्यादा परमिएबल होगा, क्योंकि उसमें पोरिन्स पाया जाता है। क्या बात है, क्लियर हुई आपको? आई होप सब समझ में आ गया होगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर मैंने जो आपसे डिस्कस करी है वो है थ्योरी में लिखा हुआ, आप देख सकते हो। देखो लिखा हुआ है, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन में बटा हुआ रहता है, ठीक है। बाकी डिस्टिंक्टली टू एक्वस कंपार्टमेंट की बात करनी है हमने, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। फिर यहाँ आगे लिखी हुई बात खूबसूरत, वो देख लो। इनर कंपार्टमेंट में क्या पाया जाएगा? मैट्रिक्स पाया जाएगा। बाकी द इनर जो मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग्स होता है, मुड़ता है, जिसको हमने नाम क्या दिया था? क्रिस्टी या क्रिस्टा, सिंगुलर को बोला था हमने, ठीक है। बाकी आगे देखो, क्रिस्टी करेगा क्या? सरफेस एरिया को बढ़ा देगा। विलाई माइक्रो यूलाई क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, है ना, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा इससे। अब लिखा हुआ है द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ऑन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विथ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया की जो फंक्शन होगी उससे एसोसिएटेड दोनों के पास क्या है भैया? स्पेसिफिक एंजाइम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, देखो ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। आपको मैंने रिस्पिरेशन क्लास में डिटेल में समझाया था क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ वापस। एरोबिक रिस्पिरेशन का साइट, यानी एरोबिक रिस्पिरेशन बॉडी में कहाँ होती है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके पश्चात होगा क्या? एनर्जी की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम लोग एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रखेंगे। और एटीपी को इसलिए हम लोग करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है, सॉरी, हाँ यूँ कह सकते हैं। बाकी अब यूँ कह लो कि एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसमें एनर्जी जो है वो जमा रहता है, और समय समय पर हम लोग इससे ही एनर्जी लेकर के उसका यूज करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर एरोबिक रिस्पिरेशन हो रही है जिससे बनती एनर्जी है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, चलो भाई आगे मैं आपको खूबसूरत लाइन बता रहा हूँ, और वो ये है कि इन प्रोकैरियोट्स में अगर आप देखोगे, प्रोकैरियोट्स जो सेल होगा वहाँ पर ये वाला काम कौन करता है? मेसोजोम करता है। इसलिए मेसोजोम एनालोगस है माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया और मेसोजोम दोनों एक दूसरे के एनालोगस है, यानी सेम एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ओके, चलो ये सारी बातें हो चुकी थी। अब देखो इसमें राइबोसोम पाया जाता है, मैंने आपको कहा था, और वो राइबोसोम कैसा है? 70S है। लेकिन मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपको आरबीसी मिले, सॉरी राइबोसोम मिलेगा वो 55S मिलेगा, 55S। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, नीट में डायरेक्ट पूछा जा सकता है भाई। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि डीएनए प्रोकैरियोट की तरह पाया जाता है, ये वाली बात हो चुकी है। ईटीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हम लोग अभी आगे ईटीएस देखने वाले हैं कहाँ पाया जाएगा। ओके, चलो भाई, चलो अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ खास पॉइंट है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा आपको। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन में ज़्यादा होता है लिपिड। देखिए मेम्ब्रेन है और ये बना होता है लिपिड और प्रोटीन से, तो आउटर मेम्ब्रेन में ज़्यादा लिपिड है और कम प्रोटीन है। इसमें पोरिन्स प्रेजेंट पाया जाता है, पोरिन्स पाया जाता है जो प्रोटीन जिससे आना जाना कर सकता है। इसमें इंजाइम प्रेजेंट है, लेकिन इंजाइम तो इनर मेम्ब्रेन में भी है, पर यहाँ इसकी मात्रा क्या है? ज़्यादा है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों में से इंजाइम कहाँ पाया जा रहा है भाई? तो आंसर है दोनों में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा कहाँ है? बाहर, सॉरी अंदर वाले मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में, अंदर ही तो ज़्यादा रखेंगे हम लोग। चलो अब देखो यहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको कहा जाएगा आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में एटीपी कहाँ बनता है? तो बनता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन किसका भाई? शेल का या माइटोकॉन्ड्रिया? तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑब्वियसली, कैसी बातें कर रहे हो आप लोग। तो ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। साथ में यहाँ पर आप लोग को देखो H2O वगैरह बाय प्रोडक्ट में निकलेगा। अरे आपको तो ये पता होगा ना, ये सब तो 10 क्लास में ही हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है, यही ये ईटीएस ना, वो एनर्जी जो है बनती है उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये डिटेल में रिस्पिरेशन चैप्टर में है, तो हालांकि वो अब तो सिलेबस से हट गया है, तो कभी होगा तो पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है।
बाकी ये थोड़ा देख लो, ये देख लो, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। देखो ये था अपना माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये हो गया इनर कंपार्टमेंट और ये हो गया आउटर कंपार्टमेंट। तो कहाँ पर क्या पाया जा रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको भी ज़रा ध्यान से देख लेते हैं फटाफट से 2 मिनट में, और ये टॉपिक हमारा हो जाएगा यहाँ पर फिनिश। अब यार ये क्या हो जाता है भाई, तो मेरा मोबाइल गया है मरमूर शायद। देखो ये होता है बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन देखो ध्यान से, यहाँ पर ये है आउटर मेम्ब्रेन, सॉरी इनर मेम्ब्रेन, और ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन। तो जो अपना कंपार्टमेंट है जिसकी बात हो रही है यहाँ पर, कौन सी कंपार्टमेंट की बात हो रही है, आउटर कंपार्टमेंट, तो ये वाला है। तो ये किसके किसके बीच है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में है। आगे समझ, यहाँ पर H+ का एक्यूमुलेशन होता है, ये काफ़ी ध्यान रखना आप, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा डायरेक्ट कि H+ का एक्यूमुलेशन मतलब जमाओ। तो H+ का एक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है भैया, तो आउटर मेम्ब्रेन में होता है, सॉरी आउटर कंपार्टमेंट में होता है यहाँ पर। और जहाँ पर H+ बढ़ जाएगा क्या, वहाँ पर एसिड यानी pH का मान घट जाएगा, यानी एसिडिक हो जाएगा, और pH का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी H+ का एक्यूमुलेशन के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पर बात नहीं करेंगे, इसका जब टॉपिक आएगा तब देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बस ध्यान रखना अभी कि अब आउटर कंपार्टमेंट में H+ का एक्यूमुलेशन होता है, ये ऑब्जेक्टिव में नीट में आया हुआ है। देखो ध्यान से, इनर कंपार्टमेंट जो है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, 77S है, लेकिन 55S राइबोसोम याद है ना, मैमेल में पाया जाता है, ठीक है। करेब साइकिल यहाँ पे होती है और लिंक रिएक्शन यहाँ पर होता है। करेब साइकिल और लिंक रिएक्शन क्या होता है, इस पर आप गूगल करो, सर्च करो। ये क्लास में मैं जब भी पढ़ाता हूँ देता हूँ बच्चों को, होमवर्क है बहुत आसान। करेब साइकिल क्या होता है इस पर आप ना थोड़ा सा सर्च करो, मेहनत करो, थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह में वीडियो वगैरह देखो, ओके। चलो अगला हम लोग पढ़ने वाले प्लास्टिक से पहले हम लोग जानेंगे पिगमेंट्स, वो करते हैं हम लोग अगली वीडियो में, ओके। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।